गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैपिटल गेन्स का ये अपना रिवीजन क्लास अभी मैं लेने जा रहा हूँ। 15 मिनट के रिवीजन में मैं आपको कैपिटल गेन्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपका कैपिटल गेन्स का एक बेस फिर से क्रिएट हो जाएगा, एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा कैपिटल गेन्स का। ओके, तो 2 क्लासेस का कंटेंट है इसके अंदर। 15 मिनट लगेंगे हम लोग को रिवाइज करने में। लेट अस स्टार्ट। कैपिटल गेन्स के सेक्शन का रेंज क्या होता है? 45 से लेके 55A नंबर तक होता है, 45 से 55A। तो पहला सेक्शन क्या है? 45। एज वी नो द पहला सेक्शन है अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज अ चार्जेबिलिटी सेक्शन, जिस सेक्शन की मदद से लोगों के ऊपर लायबिलिटी टू पे टैक्स क्रिएट किया जाता है। सो सेक्शन 45 का 1 क्रिएट्स अ लायबिलिटी टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स इफ देयर इज व्हाट? इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ठीक है, तो ये शब्द हमें याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ट्रांसफर का डेफिनेशन डिटेल में अलग से नीचे दिया हुआ है, पढ़ेंगे। कैपिटल असेट का डेफिनेशन भी अलग से नीचे दिया हुआ है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफर सबसे पहला डेफिनेशन कौन सा है सर? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब समझते हैं, ट्रांसफर मतलब होता है सेल करना, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला ट्रांसफर में बहुत कुछ आता है। ट्रांसफर में बहुत कुछ आता है, सिर्फ आपका मामूली सा सेल नहीं आता। देखो, कैपिटल गेन्स के 3-4 ही मेन केसेस होते हैं। एक होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद वगैरह, वो आपने बेच दिया। दूसरा हो सकता है कि आपके पास शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह पड़ा है, वो आपने बेच दिया। तीसरा हो सकता है घर के गहने, ज्वेलरी, गोल्ड, बुलियन बेच दिया। तो ये सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जिन पे कैपिटल गेन्स लगता है। पर सरकार जब कानून बनाती है तो वो तो डिटेल में बनाएगी। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन बहुत डिटेल में, बहुत लंबाई, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर, मैं 7 पॉइंट पढ़ाऊंगा, सब समझ में आएगा। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लोग ये ट्रांसफर का डेफिनेशन बिना पढ़े चले जाते हैं, बिकॉज उनको पढ़ने में हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो एकदम मैं इजी करके समझाऊंगा, तुमको आराम से याद रहेगा, आराम से। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ट्रांसफर में क्या आएगा? सेल। ऑब्वियसली सेल तो आएगा, बेचना। एक्सचेंज मतलब बार्टर। देखो, अगर मैं असेट अपना बेच रहा हूं तो बदले में मेरे को पैसा मिले जरूरी नहीं, बदले में कोई असेट भी तो मिल सकता है। दैट्स एन एक्सचेंज और बार्टर। इफ यू रिमेंबर, मैं तो वैसे पढ़ाऊंगा ही आज, जब अपने कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन जो बनाते हैं, उसका में पहला लाइन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है? FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यू डोंट राइट सेल प्रोसीड, यू राइट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जब आप असेट बेच रहे हो तो आपको कंसिडरेशन में कैश भी मिल सकता है, नॉन मॉनेटरी भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, सो एक्सचेंज तो आएगा ही। तीसरा क्या लिखा है सर? वहीं पे रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, त्याग करना। इसका एग्जांपल एकदम सिंपल है, गिफ्ट। ठीक है, विल। अगर आप किसी को असेट गिफ्ट कर रहे हो या आप मर जाते हो और अपने वारिसों के नाम पे वसीयत में असेट देके जाते हो, तो आप तो त्याग कर रहे हो, आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। रेलिंक्विशमेंट करना, त्याग करना, वो भी ट्रांसफर है। बट वेट, होल्ड, इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर है पर एग्जेम्प्टेड, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के ऊपर एक सेक्शन होता है 47, जो हम लोग कैपिटल गेन्स के लास्ट में सीखते हैं। तो वहां पे सेक्शन 47 में एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर बताया जाता है कि देयर आर सर्टेन ट्रांसफर्स जो ट्रांसफर है बट एग्जेम्प्टेड है, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। तो उसी का एग्जाम्पल है गिफ्ट और इनहेरिटेंस। तो वो रेलिंक्विशमेंट में फॉल कर गया। सेकंड जो स्टूडेंट को परेशान करता है वो है सर एक्सटिंग्विशमेंट। क्या होता है? एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि आपका असेट डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ योर असेट, दैट्स कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट। तो समबडी विल क्वेश्चन कि सर अगर एसेट मेरा एक्सटिंग्विश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसमें ट्रांसफर थोड़ा ना करो, मेरे को फायदा क्या हो रहा है? हो रहा है फायदा। इसके ऊपर ना एक बहुत पुराना केस था वानिया सिल्क मिल्स का। इस कंपनी ने क्या हुआ, 1957 में एक एसेट खरीदी थी। उस जमाने में वो असेट 2.5 लाख का था, 1957 में, जस्ट इमेजिन। फिर हुआ क्या कि वही असेट का इन्होंने इंश्योरेंस कराया। अब इन्होंने बड़ा स्पेशल टाइप का इंश्योरेंस कराया था, विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस ऑन रीस्टेटमेंट बेसिस। उसमें क्या होता है कि अगर आपका असेट जल के नुकसान हो जाए तो आपको नया असेट खरीदना पड़ेगा। अब नए असेट का तो कीमत बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बढ़ावा कीमत देती है। तो ये बड़ा डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस होता है, वेयर यू गेट द मार्केट प्राइस ऑफ द न्यू रिप्लेस्ड असेट। तो आपका असेट 2.5 लाख का था 1957 में, वो जल गया था 1966 में, और इनको इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख के आसपास मिले थे। तो 2.5 लाख का असेट जला पर 6 लाख मिला, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए जो नया असेट आएगा उसकी कीमत 6 लाख है। तो इंश्योरेंस वैसे ही कराया हुआ था ऑन रीस्टेटमेंट बेसिस। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई आपको जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला ना, 3.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला, 2.5 लाख का चला, 3.5 लाख मिला, तो वो 3.5 लाख पे हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे, वो कैपिटल गेन्स है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, 1991 में जाके इसका जजमेंट आया, और फाइनली कोर्ट ने बोला कि सर इट इज ट्रांसफर,
इवन द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ असेट इज अ ट्रांसफर इफ यू रिसीव एनी इंश्योरेंस क्लेम एंड यू हैव प्रॉफिट, तब उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. सो एक्सटिंग्विशमेंट का एग्जांपल, डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड विच मे कॉज अ प्रॉफिट, तो वो कैपिटल गेन्स लग जाएगा, तो वो ट्रांसफर है. थर्ड तो सबको इजी लगता है, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट बनाना है, मेट्रो रेल वगैरह बनाना है, और आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी रास्ते में बीच में आ रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी खरीदने का हक रखती है, आपको पैसा देगी. ठीक है. चौथा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. जैसे मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डर का काम क्या है, बिल्डिंग्स वगैरह बना के बेचना, तो बिल्डिंग उसके लिए या फ्लैट उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है. लेकिन अब बिल्डर जिस घर में रहता है, रेसिडेंशियल घर जो उसका घर है, वो तो कैपिटल असेट है. तो उसने बोला कि यार अब मैं अपना घर चेंज करूंगा, तो जो पुराना वाला घर है ना, वो उसने अपने बिजनेस में डाल दिया एज अ स्टॉक इन ट्रेड, बोला इसको बाद में बेचेंगे. तो कैपिटल असेट को आपने किस में कन्वर्ट किया, स्टॉक इन ट्रेड में. यहां पे आपके ऊपर दो तरह का टैक्स लगता है, कैपिटल गेन भी लगता है एज वेल एज पीजीबीपी भी लगता है. कैसे लगता है नहीं लगता वो बाद में मैं सिखाऊंगा स्पेशल केस में. तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक इन ट्रेड अट्रैक्ट्स टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कैपिटल गेन्स भी और पीजीबीपी भी. पांचवा, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड. वाई विल समबडी बाय अ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डिबेंचर. तो वाई विल समबडी बाइंड जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, क्योंकि यहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है. ठीक है. सब वो 100 रुपए का बॉन्ड है, तो कंपनी आपको वो 70 रुपए पे ही दे देगी, और फिर बाद में 5 साल बाद रिडीम करेगी 100 रुपए में. तो अल्टीमेटली आपको 30 रुपए का बेनिफिट हो गया 5 साल में, यानी पर ईयर 6 रुपए का बेनिफिट हो गया. दैट्स अ जीरो कूपन बॉन्ड. तो जीरो कूपन बॉन्ड के मैच्योरिटी या रिडेम्पशन को भी इन्होंने ट्रांसफर मान लिया. अब हर तरह के बॉन्ड, डिबेंचर, एफडी के मैच्योरिटी को उन्होंने ट्रांसफर नहीं माना, पर जीरो कूपन बॉन्ड के रिडेम्पशन मैच्योरिटी को उन्होंने ट्रांसफर माना है, और उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो कि कम होता है. ठीक है. जीरो कूपन बॉन्ड इज बेसिकली इशूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. तो उनको प्रमोट करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड को उसको कैपिटल गेन्स में लाया गया है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स आर लोअर. मैं आगे जाके सिखाऊंगा कि कैपिटल गेन्स में टैक्स का जो रेट होता है ना, वो कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल अदर हेड. 6 नंबर, जबरदस्त, सेक्शन 53A of the TOP Act, section 53A of the Transfer of Property Act 1882. Sometimes properties are sold but the conveyance deed is not yet signed. मतलब आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उनको पैसा दे दिया, उन्होंने आपको चाबी पकड़ा दिया, घर पकड़ा दिया, रहने के लिए आप रह रहे हो, पर अभी तक आप दोनों के बीच में ना कन्वेयंस डीड साइन होकर रजिस्ट्री नहीं हुआ है. तो बोलता है कि अगर पोजेशन मिल चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो भले ही रजिस्ट्री नहीं हुआ, इट इज स्टिल रिगार्डेड एज ट्रांसफर और कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा. हम वेट नहीं करेंगे रजिस्ट्री का. ठीक है. लास्ट, ये 7 नंबर तो जोरदार फंड है. आजकल मैं आपको जिनको नहीं पता बता देता हूँ, प्रॉपर्टी के बाई सेल के ट्रांजैक्शन के ऊपर ना स्टैम्प ड्यूटी लगता है तकरीबन 8% के आसपास. ठीक है. प्रॉपर्टी के बाय और सेल के ऊपर बेचना खरीदना पे क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी 8% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं. स्टैम्प ड्यूटी गोज टू स्टेट गवर्नमेंट. तो सोचो आपने कोई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 8% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, मतलब 40 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को. तो इस ट्रांजैक्शन को, इस स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए लोग एक तरह का चोरी का हथकंडा करते हैं. वो क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो अपने नाम पे ओन नहीं करते, दे स्टार्ट अ कंपनी और दे स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे रहेगा. ठीक है. अब जिसको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो उसको प्रॉपर्टी बेचने के बजाय कंपनी का शेयर्स बेच दिया जाएगा. सो ट्रांजैक्शन चेंज हो गया, मतलब इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी द शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, और शेयर के सेल परचेज पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है. तो आपका जो 40 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी वो बच जाएगा. सरकार बोलती है अगर प्रॉपर्टी का लेवा बेची, शेयर्स बाई सेल करके हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी के बदले आपने शेयर्स ऑफ अ कंपनी और कोऑपरेटिव बाई सेल किया है, विच हैज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इमूव्ड प्रॉपर्टी, तो उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे और उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. तो ये था सर ट्रांसफर का डेफिनेशन. आप देखो कितना डिटेल में हमने समझाया. एक एक चीज आराम से याद रहेगा. ग्रीन कलर को याद कर सकते हो, ग्रेट. ट्रांसफर के बाद अगला डेफिनेशन हमको क्या सीखना है सर, कैपिटल असेट. देखिए कैपिटल असेट का ये एक डेफिनेशन है, बट दिस डेफिनेशन विल नॉट हेल्प यू टू लर्न इट और अंडरस्टैंड इट. हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा. इनडायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा का मतलब क्या होता है, हम ये नहीं सीखेंगे कि क्या क्या कैपिटल असेट है, हम उल्टा सीखेंगे कि क्या क्या कैपिटल असेट नहीं है. तो जो नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो कैपिटल एसेट. तो ये उल्टा करके पढ़ा जाता है. अगले पेज में देखो,
ये चार तरह के जो आइटम्स हैं ये कैपिटल असेट नहीं है। इनको याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे स्पैन। ठीक है, एस से पहला पॉइंट स्टॉक इन ट्रेड, पी से पर्सनल इफेक्ट्स, ए से एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, एन से नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट। ये चार कैपिटल असेट नहीं है। पहले आप ये याद करो, फिर मैं क्या होता है वो भी मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चार तरह के असेट्स है जिनको इन्होंने बोला कि कैपिटल असेट नहीं होता है, दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। इनके लेवा बेची पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये चार में से ना पॉइंट नंबर 1 तो अभी मैं ओरली समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 2 के लिए देखो यहाँ नीचे राइट अप लिखा है, पर्सनल इफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, उसके लिए भी राइट अप है। ओके, और चौथा नोटिफाइड बॉन्ड मैं ऐसे बता दूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, नॉट अ कैपिटल असेट। तो स्टॉक इन ट्रेड, धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर जो स्टॉक इन ट्रेड होता है उसके बेचने खरीदने पे कैपिटल गेन लगेगा कि पीजीबीपी। सर पीजीबीपी, तो ऑब्वियसली स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट क्योंकि इनके ऊपर पीजीबीपी इनकम होता है। अब यहीं से मेरा डाउट आता है कि सर स्टॉक इन ट्रेड के लिए तो आपने बोल दिया कि इट्स नॉट अ कैपिटल असेट बिकॉज उस पर पीजीबीपी लगता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट बिजनेस के अंदर बहुत सारे फिक्स्ड असेट्स भी होते हैं, व्हाट अबाउट दैट? फिक्स्ड असेट्स इन योर बिजनेस आर रिगार्डेड एज कैपिटल असेट्स, बट उनके बेचने पर कैपिटल गेन्स हो भी सकता है, नहीं भी। आई विल गिव यू एग्जांपल। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग एक फिक्स्ड असेट है, ये आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, इट्स अ कैपिटल असेट, यस। बट जब आप ऑफिस बिल्डिंग को बेचोगे तो उस समय क्या होगा, सुनो। पीजीबीबी में एक हम लोग ब्लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं। तो ब्लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जब कोई असेट को बेचा जाता है तो जो ब्लॉक ऑफ असेट की वैल्यू है उससे वो माइनस कर देते हैं हम लोग। तो सपोज कंपनी हैज गॉट मेनी बिल्डिंग्स, ठीक है, तो बिल्डिंग्स का जो ब्लॉक है उसमें आप जब कोई भी एक बिल्डिंग बेचोगे तो सीधा उससे लेस कर देंगे, लेस सेल प्रोसीड्स, तो वो ब्लॉक से ही लेस हो जाएगा, उससे फिर कैपिटल गेन्स निकल के नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल गेन्स तभी केवल निकल के आएगा जब बिल्डिंग को आपने जो बेचा है, जो सेल प्रोसीड्स है, इट इज मोर देन द ब्लॉक वैल्यू। जैसे आपके पूरे बिल्डिंग्स का ब्लॉक वैल्यू सपोज है 4 करोड़ और एक बिल्डिंग ही आपने बेच दी 6 करोड़ में, तो पूरा ब्लॉक ही खा गए, तो 2 करोड़ का एसटीसीजी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो बात ऐसी है कि फिक्स्ड एसेट्स इन योर बिजनेस आर कैपिटल असेट्स, पर उनको बेचने पे कैपिटल गेन हो भी सकता है, नहीं भी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। ओके, एक कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लोग के दिमाग में गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि बिजनेस में जो भी असेट है या बिजनेस से जो भी हो रहा है सबका सब पीजीबीपी इनकम। रॉन्ग, अ कंपनी कैन ऑल्सो हैव कैपिटल गेन्स इनकम, अ कंपनी कैन ऑल्सो हैव कैपिटल गेन्स इनकम। आप ये मत सोचो कि कंपनी में जो भी इनकम होगा सब पीजीबीपी होगा। No, it can be capital gains. Company has also a lot of assets which they can sell. कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, शेयर्स वगैरह, उनको बेचने में क्या होगा, कैपिटल गेन्स। तो पहला स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट, इजी। सेकंड, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है ऑल दोज मूवेबल असेट्स विच वी यूज फॉर पर्सनल पर्पस। अभी मैं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ, मैंने घड़ी पहन रखी है, ठीक है, ये कपड़े पहन रखे हैं, ये पर्सनल इफेक्ट कहलाते हैं। मेरी पर्सनल कार जिसको मैं पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करता हूँ, मेरी गाड़ी, वो भी क्या है, पर्सनल इफेक्ट है। मेरे घर में पड़ा हुआ जो फर्नीचर है, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, ऑल दोज पर्सनल है, वो भी पर्सनल इफेक्ट है। पर्सनल इफेक्ट को लेके गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ गेम कर दिया। क्या गेम कर दिया, आई विल टेल यू, लुक एट दिस एग्जांपल। ये 3 तो पर्सनल इफेक्ट हैं ही, मेरी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल फर्नीचर और पर्सनल क्लोथ्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला इसको हम लोग कैपिटल असेट नहीं मानते, इसको कैपिटल असेट नहीं मानते। इनमें इनका एक लॉजिक है, एक गेम है, वो क्या, ये सब असेट्स को अगर आप बेचने जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं होगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी 10 लाख का खरीदोगे, बेचने जाओगे तो 2 लाख में मुश्किल से बिकेगा, तो 8 लाख का लॉस ही होगा। ये सब असेट्स को आप बेचते हो ना तो लॉस ही होता है। अगर गवर्नमेंट ने इनको कैपिटल असेट मान लिया होता तो आपको जब जब ये लॉस होता आप उस लॉस को सेट ऑफ करते अपने गेन्स के साथ। गवर्नमेंट ने बोला ये कैपिटल असेट है ही नहीं, इस पे कैपिटल गेन्स लगेगा ही नहीं, तो जो भी लॉस है तुम झेलो, प्रॉफिट इनमें होने का चांस है नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार का पर्सनल इफेक्ट होता है, जैसे ज्वेलरी। आप ज्वेलरी भी तो आप शरीर पे पहनते हो ना, ठीक है, लड़के लड़की दोनों ही ज्वेलरी पहनते हैं, अलग अलग तरह की अंगूठियां होती हैं, कंठी होता है, ब्रेसलेट होता है वगैरह वगैरह। ज्वेलरी हो गया, आर्ट वर्क्स में बहुत सारा पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जिनको उनका शौक होता है वो, ये सब भी तो पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल असेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, तो इनको भी बख्श दो। पर नहीं, गवर्नमेंट ने बोला ये कैपिटल असेट है, क्योंकि ये जब बेचे जाते हैं तो प्रॉफिट ही होता है और सरकार को उस पर टैक्स लेने में मजा आता है। तो सरकार ने तो बड़ा गेम कर दिया।
जो पर्सनल एफर्ट्स को यूजुअली बेचने पे लॉस होता है, बोला वो कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल एफर्ट्स जिनको बेचने का फायदा होता है, बोला वो कैपिटल एसेट है, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, ठीक है। ये जो लॉजिक मैंने दिया, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट, ओके। सो पॉइंट नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट, एक्सेप्शन ज्वेलरी एंड आर्टवर्क आर कैपिटल एसेट्स। थर्ड, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। एग्रीकल्चरल लैंड का कैपिटल गेन्स चैप्टर के अंदर मतलब होता है एनी लैंड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स। ये नहीं कि कोई ज़मीन है उस पर घास उगी हुई वो एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। वो तो कोई भी ज़मीन को आप खाली छोड़ दो उस पर घास उग जाएगा तो वो एग्रीकल्चर हो गया क्या। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली यूज फॉर एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग पर्पसेस, तब वो एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड अगर आप अर्बन एरिया में बेचोगे तो कैपिटल गेन्स लगेगा, रूरल इंडिया में बेचोगे, कहाँ, रूरल इंडिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे तो कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। केवल एग्रीकल्चर लैंड को बख्शा है और किसी लैंड को नहीं बख्शा है। अगर आप रूरल इंडिया में नॉर्मल लैंड बेच रहे हो तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स है, ठीक है, खाली एग्रीकल्चर लैंड को एग्जेम्प्ट किया है। अब इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड का तो मतलब मैंने बता दिया, रूरल इंडिया को समझने के लिए इन्होंने कुछ तरीके बताए, देख लो आओ नीचे, ठीक है। इन्होंने बोला रूरल इंडिया वो है जो अर्बन नहीं है, तो घुमा के डेफिनेशन, तो अर्बन क्या है सर, अर्बन का मतलब दो हो गया, सेंट्रल अर्बन एरिया, सराउंडिंग अर्बन एरिया। इधर देखो, अर्बन एरिया दो पार्ट में, सेंट्रल अर्बन एरिया द सिटी इटसेल्फ एंड सराउंडिंग, उसके आसपास का 2, 6, 8 किलोमीटर तक का जो रेडियस है वो भी हम सराउंडिंग अर्बन एरिया को भी अर्बन मानते हैं। इधर देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। अगर जो ये 3 डायग्राम है ना, तीनों डायग्राम के अंदर बीच वाला जो इनर सर्कल है व्हाइट कलर का, दैट इज द सेंट्रल एरिया, मतलब वो सिटी है, और बगल में जो ग्रे शेड है वो एक्स्ट्रा एरिया है जिसको गवर्नमेंट बोली वो भी अर्बन माना जाएगा। तो व्हाइट वाला भी अर्बन है और व्हाइट के आसपास जो ग्रे सर्कुलर रिंग है वो भी अर्बन है, उसके बाहर जो है दैट इज रूरल इंडिया, ठीक है। नाउ अगर आपके सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है पर 1 लाख तक की आबादी है, मतलब पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में, ठीक है, मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तब वो एरिया तो ऑब्वियसली सेंट्रल अर्बन एरिया है, और उससे 2 किलोमीटर के रेडियस में जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी अर्बन एरिया है, तो वो पूरा अर्बन एरिया, उसके बाहर जाओगे तो रूरल इंडिया, ठीक है। तो अर्बन लैंड इक्वल टू म्युनिसिपल लिमिट प्लस 2 किलोमीटर। सेकेंड डायग्राम, अगर आपका पॉपुलेशन उस शहर का 1 लाख के ऊपर है बट अप टू 10 लाख है, मतलब 1 लाख से 10 लाख, तो फिर 6 किलोमीटर, वो एरिया तो अर्बन है ही, उससे 6 किलोमीटर का फर्दर रेडियस जो है वो भी, मतलब 6 किलोमीटर का फर्दर जो एक्स्ट्रा सर्कुलर रिंग है दैट्स ऑल्सो अर्बन। तो इस बार म्युनिसिपल लिमिट प्लस 6 किलोमीटर। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तब फिर वो एरिया प्लस 8 किलोमीटर फर्दर रेडियस जो है वो भी अर्बन एरिया माना जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के जो भी है वो रूरल इंडिया। तो एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया को उन्होंने बोल दिया ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। चौथा है नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे, बेरर बॉन्ड इशू किए थे, ये इसमें से आधे से ज़्यादा ना ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पर फिर भी आज तक वो कानून में लिखा हुआ है। तो ऑल दोज नोटिफाइड बॉन्ड्स है उनको भी सरकार ने कैपिटल गेन्स से एग्जेम्प्ट कर दिया था, बोला इस पर कैपिटल एसेट माना नहीं जाएगा, कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो ये 4 क्या है, नॉट कैपिटल एसेट, इसको छोड़ के जो भी है सब कैपिटल एसेट। अब लुक एट द डेफिनेशन, कैपिटल एसेट में क्या आता है, इट कवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, चाहे आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो कि नहीं हो। जैसे मेरा जो ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी पर्सनल असेट, वो भी कैपिटल असेट है, मेरी जो पर्सनल बिल्डिंग है वो भी कैपिटल असेट है, ठीक है। सेकंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन जैसे इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे बाहर भी बड़े बड़े FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो भी सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट माना जाता है, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। थर्ड है यूलिप। यूलिप मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, सारे के सारे यूलिप कैपिटल एसेट नहीं होते, हाई प्रीमियम यूलिप्स, क्या बोला, हाई प्रीमियम यूलिप्स आर कैपिटल एसेट। हाई प्रीमियम यूलिप का मतलब होता है यूलिप जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर होता है ना, उसको अपने हाई प्रीमियम यूलिप बोलते हैं, दे आर ऑल्सो रिगार्ड एज कैपिटल एसेट। तो ये MCQ में पूछ सकता है कि कैपिटल एसेट में क्या आता है। सर 3 चीजें, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, और तीसरा है सर हाई प्रीमियम यूलिप्स। यूलिप मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से, वो भी तुमको कहीं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट, सो वी हैव डन दिस कैपिटल गेन्स का स्टार्टिंग पॉइंट, ये 4 पेजेस है, 2 पेज हम लोगों ने कर लिया। कैपिटल गेन्स किस पे लगता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो हमने ट्रांसफर का डेफिनेशन किया, हमने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन किया। अब हम जा रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में,
ठीक है कि सर व्हाट इज लॉन्ग टर्म, व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 का 29AA एंड सेक्शन 2 का 42A आपको दिख रहा होगा। यू डोंट हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स। व्हाट इज लॉन्ग टर्म, व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ना बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बहुत प्रमोट करती है। इसमें आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट कम होते हैं। मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, सेक्शन नंबर 112 में लिखा हुआ है कि नॉर्मली सिक्योरिटीज वगैरह को छोड़ के जो बाकी ज्वेलरी और लैंड बिल्डिंग वगैरह होते हैं, इन पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है ना तो सिर्फ 20% टैक्स लगेगा। नॉर्मल टैक्स रेट 30% होता है, लेकिन LTCG पे टैक्स रेट होता है सिर्फ 20%, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आज से 20 साल पहले तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था 1 करोड़ का, और आज तुम उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो 5 करोड़ में, तो ऊपर से क्या दिख रहा है कि आपको 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 4 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। सरकार बोली नहीं, आपने 20 साल बाद प्रॉपर्टी बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर एक तो टैक्स कम लगता है 20%, प्लस हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। यहां पे फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी जो आपने 20 साल पहले 1 करोड़ में लिया था, अगर आज लिए होते तो उसकी कीमत क्या होती। इसके लिए इन्होंने इंडेक्सेशन निकाल रखा है, CIA मल्टीप्लाई करके निकाल लो तो वो आएगा 3 करोड़। तो वो प्रॉपर्टी जो आपने 20 साल पहले 1 करोड़ में खरीदा था ना, आज उसका इंडेक्स कॉस्ट आता है 3 करोड़। तो सरकार बोलती है हम आपको इंडेक्स कॉस्ट माइनस करने देंगे, तो इससे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देख के देखो, 5 करोड़ का सेल प्रोसीड माइनस इंडेक्स कॉस्ट 3 करोड़, तो 2 ही करोड़ का कैपिटल गेन निकलेगा ना, तो मुझे टैक्स तो 2 ही करोड़ पे देना पड़ेगा। ओके, तो इससे आपका जो कैपिटल गेन्स इनकम है वो कम हो जाता है, और टैक्स रेट तो ऐसे भी कम है तो और फायदा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इसीलिए हम लोग को कोई भी सम्स चालू करते हैं तो पहले देखना पड़ता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। इट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब अलग अलग असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो अलग अलग है। हाउ डू डिटरमाइन व्हाट इज लॉन्ग टर्म व्हाट इज शॉर्ट टर्म, तो इन्होंने अलग अलग असेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बोल रखा है कि इतना पीरियड ऑफ होल्डिंग तक वो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म है। ये रहे आइटम्स। इसको याद करने के लिए सिंपल जो मैं बोलूंगा वैसे याद करना, इधर लिख लो या देख लो, मतलब लिखना तो कहाँ से, वो तो बुक में मैंने लिखाया है। स्पेशल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर असेट्स, ठीक है। जो स्पेशल सिक्योरिटीज होते हैं 12 महीने के बाद ही वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। उनको लॉन्ग टर्म होने में कितना टाइम चाहिए, सिर्फ 12 महीना। सर 1 साल के अंदर ही, 12 महीने के अंदर ही वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा, जुल्म। जुल्म, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार करना, नॉट जुर्म। जुर्म मतलब होता है क्राइम, जुल्म मतलब अत्याचार करना। Z से जीरो कूपन बॉन्ड, U से यूनिट्स ऑफ UTI, L से लिस्टेड शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी, M से म्यूचुअल फंड विच इज इक्विटी ओरिएंटेड, बता दूंगा मैं। ये बात स्पेशल सिक्योरिटीज। लैंड एंड बिल्डिंग जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म होने के लिए 2 साल ही काफी है। बोला 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अप टू 2 साल तक अगर आपने होल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो मैंने तो 20 साल पहले खरीदा था तो 20 साल में तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हो गया वो। लैंड बिल्डिंग के अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे, टोटल इसमें 3 पॉइंट है। बुल बिल्डिंग, L से लैंड, U से अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर्स बट अनलिस्टेड। फिर लास्ट अदर असेट्स में जैसे ज्वेलरी बेच लिया, आर्ट वर्क बेच लिया, वो सब बेचोगे तो अदर असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म होने में 3 साल लगते हैं। 3 साल बाद दे बिकम लॉन्ग टर्म। याद करने के लिए आमुल, A से ऑल अदर असेट्स, M से म्यूचुअल फंड डेट ओरिएंटेड गंदा वाला म्यूचुअल फंड, U से अनलिस्टेड गंदा वाला डिबेंचर अदर सिक्योरिटीज। ओके, तो ये 12 मंथ, 24, 36 मंथ बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन करने के पहले शुरू में ही देखना पड़ता है कि कब खरीदा गया था, कब बेचा गया, ताकि देख लें कि 12, 36 या 24 महीने के ऊपर नीचे है कि नहीं, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है कि नहीं। उससे पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, उस पैसे को वो लोग इकट्ठा करके पूल ऑफ मनी बनाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है देन दैट मनी इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। इक्विटी लिंक्ड बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनमें। और अगर वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तब उसका जो पैसा है वो डिबेंचर्स या फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप में इन्वेस्ट किया जाता है। लास्ट, मोड ऑफ कंप्यूटेशन। ये मोड ऑफ कंप्यूटेशन का जो फॉर्मूला, कैपिटल गेन्स एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ लंबे सम नहीं होते हैं, छोटे सम होते हैं, ठीक है। 5 मार्क का भी सम वो लोग दे सकते हैं, 4 मार्क का भी सम दे सकते हैं, और उसका फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है। तो एंड द फॉर्मेट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर
48 में फॉर्मेट है। तो कैपिटल गेन्स एग्जाम के लिए इतना अच्छा इसलिए बिकॉज उससे उसमें पेपर सेटर को एक मौका मिलता है कि कम मार्क्स में भी आपको डाल के दे सकता है। फॉर्मेट यही रहेगा, स्पेशल केसेस में अंदर के वैल्यूज चेंज होंगे बट फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे STCG का फॉर्मेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का फॉर्मेट। द फर्स्ट पॉइंट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल प्रोसीड्स, आपने जो बेचा आपको मिला क्या बदले में, माइनस एक एक करके 3 चीजें लेस करनी है। फर्स्ट, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सेल, बेचने में जो खर्चे लगे जैसे ब्रोकरेज ऑन सेल, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब रिपेयर नहीं, इंप्रूवमेंट मतलब कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है जिससे उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जैसे आपने 2 तल्ले का बिल्डिंग खरीदा था, आपने फर्दर 1 फ्लोर और बनवा लिया तो वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, ठीक है। आपने ज्वेलरी खरीदी थी, उसमें आपने और डायमंड्स वायमंड्स स्टडिंग करा लिया तो वैल्यू और बढ़ गई। तो 3 खर्चे लेस करो, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस STCG। अब सरकार आपको इसमें कुछ एग्जेम्पशंस देगी अंडर सेक्शन 54 का सीरीज का रेंज होता है, वो लेस करो आप एग्जेम्पशन, तब आपका निकल के आएगा टैक्सेबल STCG। तो ये 7 पॉइंट एकदम सिंपल, यही फॉर्मेट रहता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस 3 चीज, एक्सपेंस ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, निकल के आए ग्रॉस STCG, लेस एग्जेम्पशंस। कुछ सरकार आपको एग्जेम्पशंस दे रही है, डिडक्शन नहीं, एग्जेम्पशन दे रही है। एग्जेम्पशन कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस STCG। तो कुछ एग्जेम्पशंस है, फिर उसके बाद निकल गया टैक्सेबल STCG। एग्जेम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे। लास्ट LTCG फॉर्मूला वही रहेगा, खाली चेंज है यहाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका फॉर्मूला मैंने नीचे डाला है। ग्रॉस LTCG आ गया, लेस एग्जेम्पशन, अब इसमें 54 के कुछ अलग अलग सेक्शंस है वो डाले हुए, फिर आया टैक्सेबल LTCG। तो दैट्स द फॉर्मेट। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है, कुछ नहीं, इंडेक्सेशन कर लो। 21-22 वाले जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स है 317 डिवाइडेड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन और 1/4/2021 विच एवर इज लेटर। तो इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन बेसिकली इंडेक्स कॉस्ट में क्या है, जिस साल आपने बेचा वो वाला इंडेक्स ज्यादा होगा डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स, जिस साल आपने खरीदा था वो छोटा होगा। तो इंडेक्स कॉस्ट हमेशा बड़ा फिगर ही निकल के आएगा। ओके, दैट इज इंडेक्सेशन। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन एक कैपिटल गेन्स का, ये पूरा जनरल डिस्कशन हो गया। कैपिटल गेन्स क्या होता है सीख गए, अब हम सीखेंगे स्पेशल केसेस आने वाले क्लासेस में। ओके, थैंक यू।